Hello students, now we are going to start our new lesson, Theme 7, an Imperial Capital, Vijayanagar, 14th to 16th century. This lesson is very important for examination point of view because many times MCQs and questions are asked in the board examination. So read this lesson very carefully. तो हम बात कर रहे हैं अपनी विजयनगर के बारे में. विजयनगर और सिटी ऑफ विक्ट्री वाज द नेम ऑफ बोथ ए सिटी एंड एन एम्पायर. जो विजयनगर है ये न केवल एक सिटी था बल्कि एक एम्पायर भी था, जिसे सिटी ऑफ विक्ट्री के नाम से भी जाना जाता है. एम्पायर वाज फाउंडेड इन द 14th सेंचुरी. इन इट्स हिल डे इट स्ट्रेच फ्रॉम द रिवर कृष्णा इन द नॉर्थ टू द एक्सट्रीम साउथ ऑफ पेंसुला. कि जो भी ये एम्पायर फाउंड हुई थी 14th सेंचुरीज में, और इसका जो स्ट्रेच था ये कृष्णा से जो साउथ ऑफ द पेंसुला था फैला हुआ था. बहुत विशाल साम्राज्य था ये. इन 1565 ये सिटी वाज सैक्ड एंड सब्सिक्वेंटली डिजर्टेड. लेकिन 1565 में क्या हुआ, ये सिटी सैक्ड हो गया. सैक्ड का मतलब होता है समाप्त होना, नष्ट होना, और ये कंप्लीटली डेजर्टेड हो गया, सुनसान हो गया. ऑल्दो इट फेल इनटू रूइन इन द 17th 18th सेंचुरी. हालांकि जो उसके रूइंस हैं, जो उसके खंडर हैं, वे 17th 18th सेंचुरीज तक भी बने रहे. इट लिव्ड ऑन द मेमोरीज ऑफ पीपुल लिविंग इन द कृष्णा तुंद्रभद्रा ड्यूब. और लेकिन इस विशाल साम्राज्य की जो यादें हैं, विजयनगर की जो यादें हैं, ये जो लोगों की मेमोरीज में बनी रही. खासतौर पे जो कृष्णा तुंद्रभंगा जो ड्यूब के रहने वाले लोग हैं, उनकी मेमोरी में इसकी यादें बनी रही. और वो इसको रिमेम्बर करते हैं हम्पी के नाम से. ए नेम डिराइव फ्रॉम दैट ऑफ लोकल गॉडेस पंपा देवी. और ये हम्पी जो नेम है ये वहाँ की जो लोकल गॉडेस हैं पंपा देवी, उनके नाम से लिया गया है. तो अब हम्पी और विजयनगर इज नेम ऑफ द सेम प्लेस. तो एग्जामिनेशन में आपके यहाँ हम्पी की तरफ से हम्पी के नाम से क्वेश्चन भी आ सकता है, साथ विजयनगर. तो यू शुड कीप इन योर माइंड दैट द हम्पी एंड विजयनगर इज द सेम प्लेस. तो इसका जो नाम है वो कहाँ से लिया गया था, पंपा देवी जो कि मदर गॉडेस हैं उनकी, वहाँ से लिया गया था. दीज oral tradition combined with archaeological finds, monuments and inscription and other records help scholars to rediscover the Vijayanagar Empire. तो जब स्कॉलर्स ने इस विजयनगर की स्टडी करना शुरू की तो उनको जो हेल्प मिली वो थी लोकल ट्रेडिशंस से, साथ साथ जो मॉन्यूमेंट्स थे, इंस्क्रिप्शंस थे, और जो बाकी रिकॉर्ड्स थे जो कि उस समय स्कॉलर्स ने बनाए थे विजयनगर एम्पायर के बारे में. उससे आर्कियोलॉजिस्ट ने, उससे जो रिसर्चर्स थे उन्होंने हेल्प ली. तो वाट एवर वी नो अबाउट द विजयनगर इज थ्रू द इंस्क्रिप्शंस एंड बाय द ओरल ट्रेडिशंस कॉम्बिनेशन. अब हम बात करें डिस्कवरी ऑफ हम्पी. जो हम्पी की खोज कैसे हुई, कि ये तो बहुत ओल्ड मॉन्यूमेंट्स था, इसको डिस्कवर क्या किया गया. तो हम्पी were brought in light in the 1800 by an Indian antiquarian named Colin McNeice. कि इसकी जो हम्पी के रूइंस हैं ये पहली बार डिस्कवर हुए, पहली बार लोगों को पता लगा 1800 में. और इसको लाइट में लाने का जो श्रेय जाता है वो जाता है कि इंजीनियर को. और एक एंटिक्वेरियन का मतलब होता है पुरातत्ववेत्ता, यानी पर्सन हु स्टडीज अबाउट द एंटिक थिंग्स. ठीक, इंजीनियर हैं, एंटिक्वेरियन हैं, उनका नाम है कर्नल कॉलिन मैकनीस. उन्होंने पहली बार 1800 में इसको लाइट में लाए, इसको इसके बारे में बताया. और ये आपके जो कॉलिन थे ये ईस्ट इंडिया कंपनी के एम्प्लॉय थे. ही प्रिपेयर फर्स्ट सर्वे मैप ऑफ द साइट. और उन्होंने पहली बार इस साइट का, जो हम्पी साइट है, उसका मैप बनाया था. मच ऑफ इनिशियल इंफॉर्मेशन रिसीव्ड वाज बेस्ड ऑन मेमोरीज ऑफ प्रीस्ट ऑफ विरुक्षा टेम्पल नशीम पंपा देवी. तो जो भी कर्नल कॉलिन को पता लगा वो जो वहाँ के जो प्रीस्ट थे, खासतौर जो आपकी विरुक्षा टेम्पल और पंपा देवी से उनकी जो भी यादें थी या फिर जो भी उन्होंने इन्फॉर्मेशन थी, उसके आधार पे उनको इस साइट के बारे में जो भी जानकारी हासिल थी. Subsequently, from 1856, photographers began to record the monuments which enabled scholars to study them. अब क्या हुआ कि 1800 में लोगों को पता लगा इस साइट के बारे में, फिर जो फोटोग्राफर्स थे उनका इंटरेस्ट ही बढ़ा. और 1856 में बहुत सारे फोटोग्राफर्स थे जिन्होंने इस मॉन्यूमेंट्स को रिकॉर्ड किया, और जो बाद में इस
जिस पर बाद में स्कॉलर्स ने स्टडी भी की। As early as 1836, epigraphists began collecting several dozen inscriptions found at this and other temple at Hampi. 1800 में डिस्कवर हुआ और 1836 में जो एपिग्राफिस्ट हैं उनको भी इंटरेस्ट आने लगा इस साइट के बारे में, और उन्होंने बहुत सारे जो इंस्क्रिप्शंस थे उन्हें कलेक्ट करना शुरू किया, जो कि यहाँ पे मिले थे, या फिर इस टेम्पल की, जो हम्पी की टेम्पल से वहाँ पे इंस्क्रिप्शंस मिले थे। In an effort to reconstruct the history of the city and the empire, historians collected information with these sources with account of foreign travelers and other literature written in Telugu, Kannada, Tamil and Sanskrit. तो जब उन्होंने इस सिटी की हिस्ट्री को कंस्ट्रक्ट करना शुरू किया, रिकंस्ट्रक्ट करना शुरू किया, तो उन्होंने जो हिस्टोरियंस थे उन्होंने जो भी इंफॉर्मेशन जो कलेक्ट की वो आपकी लोकल ओरल इंफॉर्मेशन थी, साथ साथ जो यहाँ के लोग जानते थे, साथ साथ जो रिकॉर्ड्स थे, इंस्क्रिप्शंस थे, उनको कलेक्ट किया, साथ साथ जो वो फॉरेन ट्रैवलर्स यहाँ पर आए थे उन्होंने जो कुछ लिखा इसके बारे में उसको भी उन्होंने अपनी स्टडी का सोर्स माना। साथ साथ जो अदर लिटरेचर है, चाहे वो तेलुगु भाषा के हों, कन्नड़, तमिल और संस्कृत भाषा के हों, तो ये भी उन्होंने एक सोर्स के रूप में इस्तेमाल किया। So it means that now the inscriptors and the archaeologists have the great interest in that site and they started study about that place and they use the various sources to know about that site. आपकी बुक में एक सोर्स दिया है कॉलिन मैकनीज के बारे में, इम्पॉर्टेंट है क्योंकि अक्सर क्वेश्चंस कॉलिन के बारे में पूछा जाता है, तो इनके बारे में इंफॉर्मेशन भी आपको रखना जरूरी है। तो कॉलिन का जो बर्थ हुआ था वो हुआ था 1754 में, और ये एक फेमस इंजीनियर थे, सर्वेयर थे और कार्टोग्राफर थे। कॉलिन का इंट्रोडक्शन को बहुत क्लियर माइंड में होना चाहिए कि इंजीनियर थे, सर्वेयर थे और कार्टोग्राफर थे। कार्टोग्राफर का मतलब होता है हु प्रोड्यूस मैप, जो मैप बनाते हैं, तो एक सर्वेयर थे और कार्टोग्राफर थे। इन 1815 ही वाज अपॉइंटेड द फर्स्ट सर्वे जनरल ऑफ इंडिया, और ये इंडिया के पहले फर्स्ट सर्वेयर जनरल ऑफ इंडिया थे। ये भी इम्पोर्टेंट है आपके लिए, यहाँ से आपके 1 वर्ड्स क्वेश्चन बनेंगे। और ये जो पोस्ट है सर्वेयर की, सर्वे जनरल की, इन्होंने 1821 तक इन्होंने हेल्ड रखी थी, इनकी डेथ तक इनके पास ये पोस्ट बनी रही थी। ही एम्बार्क्ड ऑन collecting logical history and surveying history site in order to get a better understanding India past and make governance of the colony easier. तो जो भी इन्होंने स्टडी की थी यहाँ के हिस्टोरिकल प्लेसेस की, जो भी जोग्राफिकल प्लेसेस की सर्वे जो किया था, उसका जो मेंस था, पहला ये क्या था कि वो इंडिया के पास्ट को बेटर तरीके से जानना चाहते थे, और दूसरा ये कॉलोनी जो रूल था, क्योंकि यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन था हमारे इंडिया में, तो ईस्ट इंडिया कंपनी को शासन करने में आसानी हो, क्योंकि कोई भी गवर्नमेंट तब अच्छा शासन कर पाती जब उसको लोकल प्लेसेस की जानकारी हो, लोकल के लोगों की जो रिचुअल्स हैं, कस्टम्स हैं, जो उनकी टेंडेंसीज है, उसकी जानकारी हो। तो ईस्ट इंडिया कंपनी के जो भी गवर्नेंस को इजी बनाने के लिए उन्होंने इस साइट का स्टडी की थी। कीप इन माइंड कि कॉलिन का कोई भी स्टडी करने का पर्पस हिस्टोरिकल पर्पस नहीं था, वो हिस्टोरियन नहीं थे, ही वॉज ए इंजीनियर एंड कार्टोग्राफर। तो उनका जो पर्पस था वो केवल पास्ट को जानना था और ईस्ट इंडिया कंपनी की मदद करना था, ताकि ही कैन हैव द बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ दैट प्लेस। और उन्होंने इसके बारे में लिखा भी है कि यहाँ के जो लोग हैं उन्होंने बहुत सी मिजरीज का सामना किया, यहाँ का बैड मैनेजमेंट था। उन्होंने ब्रिटिश की तारीफ भी की, उन्होंने कहा कि जब ब्रिटिश यहाँ पर आए तो इसके बाद थोड़ी स्थितियाँ यहाँ की इम्प्रूव हुई। बाय स्टडिंग विजयनगर, मैकनीज बिलीव्ड दैट द ईस्ट इंडिया कंपनी कुड गेन much useful information on many of these institutions, law and custom whose influence still prevail among the various tribes of native forming the general mass of the population of this day. तो कॉलिन को लगता था कि जो भी इंफॉर्मेशन वो प्रोवाइड करा रहे हैं इस विजयनगर के बारे में, तो कहीं ना कहीं कॉलोनियल रूल के लिए काफ़ी काम आएगी, क्योंकि उनको लग रहा था कि जो भी यहाँ के लॉज हैं, कस्टम्स हैं, ये आज भी यहाँ के जो ट्राइब्स ट्राइबल ग्रुप्स हैं, यहाँ के जो नेटिव्स हैं, उनको इन्फ्लुएंस करते हैं। तो उनको लग रहा था कि अगर ईस्ट इंडिया कंपनी को
इनके पास के बारे में जानकारी होगी तो कहीं ना कहीं इनके लिए रूल करना इन पर आसान होगा, क्योंकि ये अभी भी इन्फ्लुएंस्ड है अपने पास्ट से। तो हमने पढ़ा भी हाउ हम्पी वाज डिस्कवर्ड एंड हु वाज कॉलिन। अब हमारी नेक्स्ट हेडिंग है रायाज, नायक एंड सुल्तान। ये फिर इंपॉर्टेंट लाइंस है। राया पूछते हैं आपसे, हु इज नायाज, व्हाट इज मीन बाय नायक। तो ये फिर आपके लिए इंपॉर्टेंट टर्म है, जिसको केयरफुली पढ़ेंगे। अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशन एंड एपिग्राफिक एविडेंस, टू ब्रदर हरिहर एंड बुक्का फाउंडेड द एम्पायर विजयनगर एम्पायर इन 1336। एपिग्राफिक एविडेंस बताते हैं और ट्रेडिशन भी बताती हैं कि दो भाई थे, नाम था उनका हरिहर और बुक्का। इन्होंने विजयनगर एम्पायर की स्थापना की थी 1336 में। This empire included within its fluctuating frontiers people who spoke different language and followed different religion tradition। जो विजयनगर एम्पायर है, इसकी जो फ्रंटियर्स थी, सीमाएं तो फ्लक्चुएटिंग थी। फ्लक्चुएटिंग का मतलब कभी कोई जगह ये हार जाते थे, कभी कोई जगह जीत जाते थे, मतलब सीमाएं निर्धारित नहीं थी, ये फ्लक्चुएटिंग होती रहती थी। आगे कभी घट जाती थी, कभी बढ़ जाती थी। यानी ये बहुत तेजी से विस्तारवादी थे, ये बहुत तेजी से आगे अपने साम्राज्य का विस्तार कर रहे थे। और यहाँ की जो भाषाएं हैं वो डिफरेंट तरह की भाषा बोली जाती थी, और यहाँ पे जो डिफरेंट रिलीजियस ट्रेडिशन भी फॉलो की जाती थी। ऑन द नॉर्थन फ्रंटियर द विजयनगर किंग्स competed with contemporary rulers including the Sultan of Deccan and गजपति रूलर ऑफ ओडिशा। नॉर्थन फ्रंटियर पर विजयनगर को, ये किंग्स को हमेशा संघर्ष करना पड़ता था, क्योंकि यहाँ पे जो उनके कंटेम्पररी रूलर्स थे, जिसमें सुल्तान आते हैं डेक्कन के, और गजपति रूलर ऑफ ओडिशा, इनके साथ अक्सर सीमा विवाद इनका रहा करता था। फॉर कंट्रोल ऑफ द फर्टाइल रिवर वैली एंड द रिसोर्स जनरेटेड बाय लुक्रेटिव ओवरसीज ट्रेड, क्योंकि जो तो फ्रंटियर पे जो इनके झगड़े थे उसका जो मेन कारण क्या था, क्योंकि जो ये यहाँ के जो रिवर, यहाँ के जो साइड्स हैं ये बहुत फर्टाइल थे, यहाँ पे रिवर वैली साइड्स थे। तो रिवर वैली की वजह से यहाँ की जो लैंड थी बहुत फर्टाइल थी, और साथ साथ यहाँ पे क्या था, लुक्रेटिव ओवरसीज ट्रेड होता था। लुक्रेटिव का मतलब गेनफुल, फायदेमंद। तो यहाँ पे जो ओवरसीज ट्रेड हुआ करता था ये भी बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल था। तो इसकी वजह से यहाँ पे जो भी फ्रंटियर्स पर झगड़े थे, खासतौर पर नॉर्थन फ्रंटियर पे। At the same time, interaction between these states led to sharing of ideas, especially in the field of architecture। लेकिन झगड़े तो थे ही, लेकिन साथ साथ क्योंकि यहाँ पे सुल्तानेट्स भी थे, यहाँ पे उड़ीसा के साम्राज्य की सीमा भी लगती थी, जो कि वहाँ के रूलर्स अलग थे, तो कहीं ना कहीं एक शेयरिंग ऑफ आइडियाज भी था इनके साथ, और खासतौर पे आर्किटेक्चर के फील्ड में। द रूलर्स ऑफ विजयनगर borrowed concept and building technique which they developed further। तो जो विजयनगर के रूलर्स थे, उन्होंने आर्किटेक्चर के फील्ड में जो भी कंसेप्ट लिया बिल्डिंग्स टेक्निक्स का, जो कि बाद में उन्होंने बहुत डेवलप भी किया, वो कहीं ना कहीं उन्होंने अपने जो भी कम्पिटिटर्स हैं उनसे उन्होंने ये लिया था। Some of the areas that were incorporated within the empire had witnessed the development of powerful states such as those of Cholas in Tamil Nadu and Hoysals in the Karnataka। तो यहाँ की जो एम्पायर्स थी इसमें बहुत सारे पावरफुल स्टेट्स भी थे, जैसे कि चोलास तमिलनाडु में और कर्नाटका के होयसल्स, ये बहुत ज़्यादा पावरफुल स्टेट माने जाते थे और यहाँ के पावरफुल रूलर्स थे। The ruling elites in these areas have extended patronage to elite temples such as Brideshwara temple at Tanjavur and Chennakeshwar temple at Belur। तो यहाँ के रूलिंग एलाइट्स थे, तो इन्होंने बहुत सारे टेम्पल्स का निर्माण भी करवाया, जैसे कि हम बात कर रहे हैं तंजावर में इन्होंने बनवाया बृहदेश्वर टेम्पल, और बेलूर में चेन्नकेश्वर टेम्पल, विच इज द ग्रेट एग्जाम्पल ऑफ आर्किटेक्चर। Rulers of Vijayanagar who called themselves Rayas built on these traditions and carried them as vassally to new height। तो जो विजयनगर के रूलर्स थे अपने आप को राया कहलाना पसंद करते थे, रायास कहलाना पसंद करते थे, और उन्होंने इसी ट्रेडिशंस को फॉलो किया और उसको आगे भी ले गए, और इस ट्रेडिशन को, राया के जो ट्रेडिशंस हैं उसको बहुत ऊंचाइयों तक भी पहुंचाया। तो राया were the rulers of Vijayanagar
दे लाइक टू कॉल देमसेल्व्स एज रायास, और इसी ट्रेडिशन को उन्होंने बहुत आगे तक बढ़ाया। उनका एक कंट्रीब्यूशन ये भी रहा कि उन्होंने बहुत सारे मंदिरों का निर्माण भी कराया। किंग्स एंड traders. Next heading. As warfare during these times depended upon effective cavalry, the imports of horses from Arabia and Central Asia was very important for rival kingdoms. इस दौरान क्या था, जब वारफेयर हुआ करते थे, बताया नॉर्थन फ्रंटियर्स पे सुल्तानेट्स और उड़ीसा के साथ इनके बहुत सारे झगड़े बने रहते थे, सीमा विवाद रहता था बिकॉज ऑफ द लैंड। तो कहीं ना कहीं जो वारफेयर इस दौरान जो हुआ करते थे वो इफेक्टिव कैवेलरी पे डिपेंड करते हैं। कैवेलरी में घुड़सवार, जो इनके घुड़सवार थे वो उसके लिए बहुत डिपेंड करते हैं, क्योंकि जिस सेना के पास अच्छी कैवेलरी होगी वो ज़्यादा पावरफुल होगी। तो यहाँ पर जो इम्पोर्ट ऑफ हॉर्सेस होता था अरेबिया से और सेंट्रल एशिया से वॉज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर राइवल किंगडम्स, और जो भी राइवल किंगडम्स थे उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। यानी जिसके पास ज़्यादा अच्छी कैवेलरी होगी और अच्छे घोड़े होंगे, आपको मालूम है कि जो अच्छे नस्ल के घोड़े होते हैं अरबिया और सेंट्रल एशिया मिलते हैं, तो ये भी इसकी वजह से बहुत कंपटीशन इनका रहता था अपने राइवल किंगडम्स से। जैसे अपने पड़ा में अपने देश में राफा लाए हैं, और जिसके पास पावर है वो इतनी ज़्यादा इफेक्टिव होता है। तो इसी तरह से यहाँ पर इम्पोर्ट ऑफ हॉर्सेस होता था, और इस ट्रेड का जो भी हॉर्सेस का ट्रेड है इसको कंट्रोल करते थे अरब ट्रेडर्स। लोकल कम्युनिटीज ऑफ मर्चेंट नोन एज खुदरई चेती, अंडरलाइन करेंगे इस लाइन को। फिर जो लोकल कम्युनिटीज के जो मर्चेंट थे उन्हें क्या कहा जाता था, खुदरई चेती या हॉर्स मर्चेंट। ये आपके लिए वन लाइन हम पूछ सकते हैं, व्हाट इज इन माई खुदरई चेती टू मीन मी हॉर्स मर्चेंट। ये भी इस एक्सचेंज में पार्टिसिपेट करते थे, जो भी हॉर्स ट्रेडिंग होती थी उसमें ये लोग पार्टिसिपेट करते थे। 1498 में अदर एक्टर्स अपीयर्ड ऑन द सीन। दीज वर पुर्तगालीज who arrived on the west coast of subcontinent attempting to establish trading and military station. अब क्या हुआ कि 1498 में पुर्तगालीज आए यहाँ पर, और ये आए थे वेस्ट कोस्ट ऑफ द सबकॉन्टिनेंट से, और उन्होंने यहाँ पर आके ट्रेडिंग इस्टेब्लिश की और अपने मिलिट्री स्टेशन भी बना लिए। पुर्तगालीज की खास बात क्या थी कि इनके पास सुपीरियर मिलिट्री टेक्नोलॉजी थी, खासतौर पे यूज ऑफ मस्केट्स इनेबल देम टू बिकम इम्पोर्टेंट प्लेयर इन द ट्रायंगल पॉलिटिक्स ऑफ द पीरियड। अब ये भी पुर्तगालीज आए, इनके पास इन्होंने मिलिट्री स्टेशन इस्टेब्लिश किए, और साथ साथ इनके पास क्या था कि इनके पास मस्केट्स थी। मस्केट्स क्या होता है, लाइट गन, हल्की गन होती हैं, बंदूक होती हैं। तो इनके पास ये लेकर आए अपने साथ मस्केट, और यही कारण रहा कि जो ट्रायंगल पॉलिटिक्स चल रही थी किसके बीच में, सुल्तानत और जो भी कर्नाटका के जो रूलर्स हैं गजपति और विजयनगर, इन तीन के बीच में जो टैंगल्ड जो टैंगल्स वार चल रहा था, है ना, उसकी वजह से ये जो थर्ड के जो नए प्लेयर आए हमारे यहाँ पुर्तगाली, इनका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल रहा। क्योंकि हमने पढ़ा ना भी कि कैवेलरी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अक्सर इनके साथ सीमा विवाद था, अक्सर युद्ध हुआ करते थे। तो ऐसे में इनका ट्रेडिंग किया करते थे, ये लोग हॉर्स वगैरह खरीदा करते थे अरेबिया से। ऐसे में कोई व्यक्ति आ जाए, वो भी गन लेकर आ जाए, जो कि नई चीज़ हो, नई टेक्नोलॉजी हो युद्ध के लिए, तो ऐसे में इनकी जो इम्पोर्टेंस है पुर्तगालीज की यहाँ बहुत ज़्यादा बढ़ गई। क्योंकि तीनों स्टेट, चाहे सुल्तानेट्स नॉर्थन के या फिर आपके कर्नाटका के गजपति हों या विजयनगर एम्पायर्स के रायाज हों, ये तीनों ही पुर्तगालीज का फेवर लेना चाहते थे ताकि उनको ये मस्केट्स अवेलेबल हो सके। In fact, Vijayanagar was also noted for its markets dealing in spices. इसके बाद हम ट्रेड की बात कर रहे हैं तो विजयनगर में यहाँ स्पाइसेस की भी डीलिंग होती थी, बहुत ज़्यादा अच्छा ट्रेडिंग था स्पाइसेस का, मसालों का, टेक्सटाइल का और प्रेशियस स्टोन का। Trade was often regarded as status symbol for such cities which boasted of wealthy population that demanded high value exotic goods. यहाँ पर जो ट्रेड था उसको स्टेटस सिंबल भी माना जाता था, क्योंकि बहुत सारे शहर थे जहाँ की जो पॉपुलेशन बहुत वेल्दी थी, वो इस तरह के हाई वैल्यू जो सामान है
उनकी बहुत मांग क्या करते थे, जैसे कॉस्टली फाइन क्लॉथ्स है, टेक्सटाइल है, प्रीशियस स्टोन्स हैं। तो यहाँ पर इसी वजह से यहाँ पर जो डिमांड थी, वेल्दी पॉपुलेशन थी, तो इसी वजह से ये प्रीशियस स्टोन्स हैं, टेक्सटाइल है, इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा थी, इसका बहुत अच्छा मार्केट था। और ख़ास तौर पे आपकी प्रीशियस स्टोन और ज्वेलरी की बहुत ज़्यादा डिमांड थी। अब हमने टर्म पढ़ा था गजपति ऑफ कर्नाटका, तो यहाँ पे मीनिंग क्लियर कर लें एक बार और कि गजपति की मीनिंग क्या होती है। गजपति लिटरली मीन लॉर्ड ऑफ एलिफेंट। अगर हम वर्ड मीनिंग देखें गजपति की, इसका मतलब होता है लॉर्ड ऑफ एलिफेंट। दिस वॉज द नेम ऑफ रूलिंग लाइनेज दैट वॉज वेरी पावरफुल इन उड़ीसा इन 15th सेंचुरी। और गजपति एक रूलिंग लाइनेज थी, एक वंश था जो कि उड़ीसा में बहुत पावरफुल था 15th सेंचुरी में। इन द पॉपुलर ट्रेडिशन ऑफ विजयनगर, द डेक्कन सुल्तान आर टर्म्स एज अशपति और लॉर्ड ऑफ हॉर्सेज। द रायास आर कॉल्ड नरपति और लॉर्ड ऑफ मैन। तो उड़ीसा के किंग्स को कहा जाता था गजपति। विजयनगर की ट्रेडिशन में जो डेक्कन सुल्तान्स थे उनको अशपति कहा जाता था, क्योंकि इनके पास बहुत बढ़िया अश्व थे, यानी घोड़े थे। लॉर्ड ऑफ हॉर्स यानी अश्वपति कहा जाता था। और जो रायास थे इनको नरपति कहा जाता था, यानी लॉर्ड ऑफ मैन। इनके पास सेना में बहादुर सैनिक थे। तो ये टर्मोलॉजी उनकी सेना के आधार पर ही डिसाइड की गई थी। गजपति, लॉर्ड ऑफ एलिफेंट, ये टर्म यूज़ किया गया है उड़ीसा के पावरफुल रूलर्स के लिए। अशपति ये यूज़ किया गया डेक्कन सुल्तानेट्स के लिए। और नरपति इज यूज फॉर द रायास बिकॉज दे वर द लॉर्ड ऑफ मैन। ये टर्मिनोलॉजी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इन्हें केयरफुली देखेंगे। नाउ वे नेक्स्ट हेडिंग द अपोजी एंड डिक्लाइन ऑफ द एम्पायर। अपोजी मीन्स होता है हाई पीक यानी शिखर। तो ये राज का अपने अपोजी पे था, शिखर पे था, और इसका डिक्लाइन कैसे हुआ, इसका पतन कैसे हुआ। Within the polity, claimant to power included members of ruling lineage as well as military commanders. कि जो भी पॉलिटी थी यानी सत्ता थी, उसके जो दावेदार थे कि उसमें सब लोग शामिल थे, जैसे कि रूलिंग लाइनेज थी, साथ मिलिट्री कमांडर्स भी इस सत्ता के दावेदार के रूप में शामिल थे। द फर्स्ट डायनेस्टी नोन एज संगम डायनेस्टी एक्साइज कंट्रोल टिल 1485। जो फर्स्ट डायनेस्टी थी, इसको संगम डायनेस्टी के नाम से जाना जाता है, इसने शासन किया 1485 तक। दे वर सप्लीमेंटेड बाय द सलवास मिलिट्री कमांडर्स हु रिमेन्ड इन पावर टिल 1503। बाद में क्या हुआ कि इन्हीं सलवों ने इनको सप्लीमेंट कर दिया, इनको हटा दिया। और सलवास कौन थे? मिलिट्री कमांडर्स थे, उन्होंने यहाँ पर रूल शुरू किया। और ये सलवास पावर में रहे 1503 में। और इन सलवास को रिप्लेस किया तलवाज ने। तो यानी सत्ता के लिए संघर्ष जारी था। इसमें रॉयल फैमिली के मेंबर्स भी शामिल थे, साथ साथ मिलिट्री कमांडर्स भी सत्ता के हासिल करने में थे। तो सलवास के बाद इनको सलवास को हटा के शासन किया तलवाज ने। और जो कृष्णदेव राय हैं ये आपके तलवार डायनेस्टी से बिलोंग करते हैं। इसे अंडरलाइन फिर करेंगे, कृष्णदेव राय बिलोंग टू द तलवार डायनेस्टी। अब हम कृष्णदेव राय क्यों पढ़ रहे हैं? कृष्णदेव राय थे वो, इनका जो रूल था ये जाना जाता है एक्सपेंशन की वजह से और कंसोलिडेशन की वजह से। इन्होंने अपने एम्पायर का बहुत ज़्यादा एक्सपेंशन किया, विस्तार किया, और उसको कंसोलिडेट भी किया, संगठित भी रखा। दिस वॉज द टाइम व्हेन द लैंड बिटवीन द तुंगभद्रा एंड कृष्णा रिवर वर acquired. The ruler of Odisha was subdued and severe defeat were inflicted on the Sultan of Bijapur. ये वो समय था जब जो लैंड है उड़ीसा, जिसे हम तुंगभद्रा और कृष्णा नदी के बीच के क्षेत्र कह सकते हैं, उसको उन्होंने कृष्णदेव राय ने हासिल किया। और इन्होंने जो उड़ीसा के जो शासक थे, जो रूलर्स थे, उनका भी दमन किया, उनको उन्होंने हटा दिया। और बीजापुर के जो सुल्तान थे उनको भी कृष्णदेव राय ने डिफीट किया था। तो कृष्णदेव राय का शासन ने बहुत एक्सपेंशन जाना जाता है। उन्होंने कई राजाओं को हराया और
अपनी साम्राज्य का विस्तार किया तुंगभंगा और कृष्णा रिवर के बीच में। इसके अलावा उन्होंने जो भी बीजापुर सुल्तान को भी हराया था इन्होंने 1520 में। Although the kingdom remained in a constant state of military preparedness, it flourished under condition of unpaired peace and prosperity. कृष्णदेव राय की शासन की खास बात क्या है कि ये जो स्टेट थी उनकी हमेशा युद्ध के लिए तैयार रहती थी, क्योंकि बहुत सारे युद्ध लड़े इन्होंने, लेकिन साथ साथ इनकी किंगडम में बहुत ज़्यादा पीस थी और प्रॉस्पेरिटी भी थी। कृष्णदेव राय is credited with building some fine temples and adding impressive gopuras to many important South Indian temples. यही कारण था कि किंगडम में पीस थी, प्रॉस्पेरिटी थी। हालांकि सीमाओं पर युद्ध हुआ करते थे, लेकिन किंगडम में पीस और प्रॉस्पेरिटी थी। यही कारण रहा कि कृष्णदेव राय ने बहुत सारे टेम्पल्स का निर्माण करवाया और बहुत सारे इम्प्रेसिव गोपुरम्स का भी निर्माण कराया। गोपुरम एक स्टाइल है, आर्किटेक्चरल स्टाइल है, इसे अट्लाटिका कहते हैं या फिर मल्टी स्टोरी बिल्डिंग कह सकते हैं, है ना। तो उन्होंने गोपुरम का भी निर्माण करवाया, खासतौर पर साउथ इंडियन टेम्पल्स में। ही आल्सो फाउंडेड ए सब अर्बन टाउनशिप नियर विजयनगर कॉल्ड नगलापुरम आफ्टर हिज मदर। इसके उन्होंने सब अर्बन टाउनशिप भी डेवलप की और विजयनगर के पास में डेवलप बनवाई थी उन्होंने, और उसका नाम रखा उन्होंने नगलापुरम। अपनी माँ के नाम पे नाम रखा उन्होंने इसका नगलापुरम। सम ऑफ द मोस्ट डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन ऑफ विजयनगर कम फ्रॉम दिस टाइम और जस्ट आफ्टर। तो इसके बारे में जो भी जानकारी मिलती है हमें वो विजयनगर की टाइम की है, कि जो डिस्क्रिप्शन है वो तो या तो कृष्णदेव राय के टाइम की बात की है या फिर उसके बाद की है। मतलब जो भी कृष्णदेव राय का शासन का टाइम था बहुत बढ़िया शासन रहा। फ्रंटियर पे भी विजय प्राप्त कर रहे थे और इंटरनल भी बहुत सारे आर्किटेक्चरल वर्क कर रहे थे। लेकिन जो स्ट्रेन शुरू हुआ, जो प्रेशर शुरू हुआ, जो परेशानी शुरू हुई, ये शुरू हुई विद इन इम्पीरियल स्ट्रक्चर फॉलोइंग कृष्णदेव राय डेथ इन 1529 में जब कृष्णदेव राय की डेथ हो गई तब कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आनी शुरू हुई। उनके जो सक्सेसर्स थे वह ट्रबल्ड बाय रिबेलियस नायकाज़म मिलिट्री चीफ। जो उत्तराधिकारी थे कृष्णदेव राय की, उनको बहुत संघर्ष करना पड़ा। खासतौर पे जो नायक थे उनके, वो विद्रोही हो गए थे। जो मिलिट्री नायक में मिलिट्री चीफ, वो विद्रोही हो गए थे। 1542 में कंट्रोल एट द सेंटर हैज शिफ्टेड टू अनदर रूलिंग लाइनेज दैट ऑफ द अरबिदो। और 1542 में जो कृष्णदेव राय का शासन लगभग खत्म हो गया, क्योंकि यहाँ पे एक सेकेंड लाइनेज आ गई जिसका नाम था अरबिदो। इन्होंने पावर को कंट्रोल करना शुरू किया, विच रिमेन इन पावर टिल द एंड ऑफ 17th सेंचुरी। अरबिंदो का शासन जो भी था डायनेस्टी का, ये 17th सेंचुरी तक कंटिन्यू रहा। During this period, as indeed earlier, the military ambition of rulers of Vijayanagar as well as those of Deccan Sultanate resulted in shifting alignment. तो इस दौरान भी जो रूलर्स थे विजयनगर के, चाहे डायनेस्टी के कोई भी हो, और जो डेक्कन सल्तनट्स थे, इनके बीच में युद्ध थे वो अक्सर हुआ करते, क्योंकि इनकी जो मिलिट्री एम्बिशंस थी वो इतनी ज़्यादा थी कि अक्सर इनके बीच में युद्ध हुआ करते थे। In 1565, Rama Rai, the chief minister of Vijayanagar, led the army into battle of Rakshai Tangai, इसको तालीकोटा भी कहा जाता है, which forces were routed by the combined armies of बीजापुर, अहमदनगर एंड गोलकोंडा। तो ये युद्ध हुआ करते थे विजयनगर और सुल्तानाट्स के बीच में। तो सुल्तानाट्स ने बाद में अलाइनमेंट बना ली, बहुत सारे उन्होंने और लोगों को भी शामिल अपने साथ कर लिया विजयनगर के खिलाफ। तो जब रामा रॉय जो कि चीफ मिनिस्टर था विजयनगर का, वो अपनी आर्मी लेके युद्ध के लिए निकला रक्षदी टंगई तालीकोटा के युद्ध के लिए, तो वहाँ उसका सामना हुआ कंबाइंड आर्मी से। संगठित आर्मी थी, कई सेनाओं एक साथ शामिल हो गई थी, बीजापुर की, अहमदनगर की, गोलकोंडा को, क्योंकि इन किंग्स को लग रहा था कि विजयनगर को हराने का एक तरीका है कि हम सब कंबाइंड हो जाएं। तो कंबाइंड आर्मी ने का सामना हुआ रामा रॉय का, और चूंकि कंबाइंड थे, इनकी पावर ज़्यादा थी, इसमें 3 स्टेट शामिल थे, बीजापुर, अहमदनगर, गोलकोंडा, और रामा रॉय की अकेली सेना थी। तो ये आर्मी जो कंबाइंड आर्मी थी विक्टोरियस आर्मी बनी और उसने विजयनगर पर अपना कब्जा कर लिया। सिटी was totally abandoned within few years।
और इसके बाद ये शहर पूरा खाली हो गया। नाउ द फोकस ऑफ एम्पायर शिफ्टेड टू ईस्ट वेयर द अरविंदो डायनेस्टी रूल्ड फ्रॉम पेनकोंडा एंड लेटर फ्रॉम चंद्रगिरी। तो क्या हुआ कि बाद में जो भी इनका इंटरेस्ट था, क्योंकि उनका कब्जा हो गया था यहाँ पर, तो जो अरविंदो राजवंश ने बाद में इन्होंने पेनकोंडा से और बाद में चंद्रगिरी है वहाँ के शासन में वहाँ पर उन्होंने शासन किया। Although the armies of sultanates were responsible for the destruction of city of Vijayanagar, relations between the sultanates and rayas were not always inevitably hostile. एक खास बात हमें देखने को मिलती है कि कंबाइंड आर्मी ने विजयनगर को तहस नहस किया, वहाँ कब्जा कर लिया, सिटी को अबंडन कर दिया, सिटी को विजयनगर को कम्प्लीटली डिस्ट्रक्ट भी कर दिया। ये जो रिलेशंस हैं सुल्तानेट्स के और रायास के, ये बहुत ख़राब आगे भी नहीं हुए। इतना सब होने के बाद भी जो रिलेशंस हैं सुल्तान रायट्स के बहुत अच्छे बने रहे, बहुत ज़्यादा हॉस्टाइल नहीं रहे। इन स्पाइट ऑफ रिलीजियस डिफरेंस, कृष्णदेव राय फॉर एग्जाम्पल सपोर्टेड सम क्लेममेंट टू पावर इन द सुल्तानेट्स एंड टुक प्राइड इन द टाइटल एस्टेब्लिशर ऑफ यवन किंगडम। तो अगर बात करें कि संबंध कैसे थे, कि कृष्णदेव राय ने जो भी सल्तनट्स के बहुत सारे सपोर्टर्स को, जो भी दावेदार थे सल्तनट्स के, उनको उन्होंने समर्थन किया। हालांकि रिलेशंस खराब थे लेकिन फिर भी पॉलिटिकली उन्होंने उनको सपोर्ट किया और उनको गर्व महसूस होता था जब उनको टाइटल दिया गया एस्टेब्लिशर ऑफ द यवन किंगडम का। सिमिलरली सुल्तान ऑफ बीजापुर इंटरवेंट टू रिजॉल्व सक्सेसर डिस्प्यूट इन विजयनगर फॉलोइंग द डेथ ऑफ कृष्णदेव राय। इसके साथ साथ हम बात करें तो जो बीजापुर के सुल्तान थे, तो उन्होंने जब कृष्णदेव राय की डेथ हो गई और विजयनगर में सक्सेशन का डिस्प्यूट शुरू हो गया, जब विजयनगर में सक्सेशन का डिस्प्यूट शुरू हुआ, जब झगड़े शुरू हुए, तो जो बीजापुर के सुल्तान थे उन्होंने इसमें आकर इंटरफेयर किया इस झगड़े को सुलझाने में। तो सीमा विवाद अलग बात है, लेकिन जो इनके इंटरनल रिलेशंस थे बहुत ज़्यादा बुरे कभी नहीं रहे, दोनों एक दूसरे की मदद भी किया करते थे। इन फैक्ट द विजयनगर किंग्स वर कीन टू इंश्योर द स्टेबिलिटी ऑफ सुल्तानेट्स एंड वाइस वर्सा। वास्तव में विजयनगर के किंग्स वो चाहते थे कि सुल्तानेट्स के यहाँ इंस्टेबिलिटी रहे। हालांकि सीमा विवाद था, झगड़े थे, लेकिन फिर भी विजयनगर किंग्स चाहते थे कि सुल्तानेट्स में स्टेबिलिटी बनी रहे और ऐसा ही सुल्तानेट्स भी चाहते थे कि विजयनगर के जो झगड़े हैं वो भी समाप्त हो जाए। इट वॉज द एडवेंचरस पॉलिटी ऑफ द रामा रॉय वो ट्राई टू प्ले ऑफ वन सुल्तान अगेंस्ट अनदर। और फिर रामा रॉय ने क्या किया, जो कि उनका प्राइम मिनिस्टर था विजयनगर का, उसने क्या किया, खेल खेला सुल्तानेट्स के खिलाफ। और उसने क्या किया कि जो सुल्तानेट्स की जो लोग एक साथ आ गए थे, उसने उनको अलग अलग करने की कोशिश की, इनके यूनिटी को ख़त्म करने की कोशिश की। रामा रॉय ने सुल्तानेट्स को भड़काने की कोशिश की, लेकिन रामा रॉय का ये प्रयास बाद में फेल हो गया, क्योंकि बाद में सुल्तानेट्स कंबाइंड हो गए, एक साथ आ गए और उन्होंने रामा रॉय की आर्मी को डिफीट कर दिया और विजयनगर पे अपना कब्जा कर लिया। तो हमने देखा कि यहाँ पे कहीं ना कहीं इनके रिलेशंस थोड़े अजीब तरह के देखने को मिले। सीमा विवाद के बाद एक दूसरे को सेना लड़ते हैं, बॉर्डर पर प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन इनकी इंटरनल रिलेशनशिप काफ़ी अच्छे हैं, एक दूसरे की पॉलिटिकली और जो मैटर्स को सॉल्व करने में हेल्प करते हैं। तो आज इतना ही, नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में।